जनमत विद आलोक में स्वागत है दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं, हिंदू बटेगा तो कटेगा, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को कभी कमजोरी से उठाती है, कभी शक्ति से उठाती है। जब भी कभी भारतीय जनता पार्टी इसे शक्तिशाली तरीके से उठाती है तो वो अपने आप को और ज्यादा राजनीतिक रूप से मजबूत पाती है। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख मुद्दा बनाया तो वो इतिहास रचती है और गैर कांग्रेसी पहली ऐसी सरकार बनती है जो पूर्ण बहुमत की सरकार आती है। 2019 में भी राष्ट्रवाद प्रमुख मुद्दा था और भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें लेकर के आती है। लेकिन 2024 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी अपना एक सामाजिक समीकरण बनाती है, उसके साथ साथ एक लाभार्थी वर्ग बनाती है और उसको लगता है कि जातिवाद का जो सामाजिक समीकरण है और जो लाभार्थी वर्ग है, इन दोनों के माध्यम से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को थोड़ा सा पीछे रख करके भी वो सत्ता को प्राप्त कर सकती है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी जब ये प्रयोग करती है और इस प्रयोग में भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से फेल होती है, मैं सिर्फ फिर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अच्छी तरह से फेल हो जाती है, क्योंकि उसे 240 सीटें ही प्राप्त होती हैं, जबकि उसका लक्ष्य 400 पार का था या 350 पार का, 370 पार का भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का लक्ष्य था। उसके बाद चुनाव के बाद जिस तरह से राहुल गांधी जातिवाद के आधार पर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी के नुकसान पहुंचाने के लिए मैं एक आरोप लगा रहा हूं उन पर कि उनका जो जातिवाद है, जैसे प्रयाग में उन्होंने कहा कि मैं देख कर हैरान रह गया, मैंने वो लिस्ट देखी जिसमें कोई भी ओबीसी और दलित जो है मिस इंडिया नहीं बनी। वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो 1947 से मिस इंडिया प्रतियोगिता भारत में शुरू हुई, उसमें पहली जो पार्टिसिपेंट थी या पहली विनर थी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, वो मुस्लिम महिला ही थी। और फिर 52 में दूसरी विनर मुस्लिम महिला ही थी और तीसरा ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन जो प्रोमिनेंट फेस है, उसमें से ऐश्वर्या राय जहां तक मेरी जानकारी है वो ओबीसी थी। इसलिए मुस्लिम भी हैं, ओबीसी भी हैं, दलित भी हैं इस मिस इंडिया प्रतियोगिता में, माफ कीजिएगा। लेकिन इसके पहले कोई ऐश्वर्या राय बच्चन की जो मैके से जाति नहीं पूछ रहा था कि ओबीसी है। इसके पहले नहीं पूछ रहा था कि पहले मिस इंडिया जो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेंट थी, विनर थी, वो मुस्लिम थी। इस देश में कई ऐसी मॉडल हैं जो बहुत सक्सेस है और दलित है। तो जो कॉम्पिटिटिव क्षेत्र है, जो सौंदर्य प्रतियोगिता है, क्रिकेट है, क्या राहुल गांधी जी जाति विद्वेष वहां तक पहुंचाएंगे? क्या भारत का संविधान ये कहता है कि भारत में जो आरक्षण है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होना चाहिए? चलो ठीक, वो मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में होना चाहिए, वो क्रिकेट में होना चाहिए, वो हर क्षेत्र में होना चाहिए कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो भारत का संविधान नहीं कहता, ये भारत के संविधान की विपरीत बात है। भारत के संविधान में लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, सरकारी विभाग हैं, उसमें भारत सरकार दलितों के लिए आरक्षण रिजर्व करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो पिछड़ों के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व करेगी। और बीपी सिंह ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो मुस्लिम, ओबीसी और क्षत्रिय वोट बैंक का एक कैनवास बनाना चाहते थे, उस कैनवास के आधार पर उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की। हालांकि बीपी सिंह का इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा और आज भी ओबीसी कोई भी भारत का बीपी सिंह को आरक्षण लागू करने का क्रेडिट ही नहीं देता। अब आप समझिए, जो बीपी सिंह कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए मंडल कमीशन को लागू करते हैं, आप ये समझ लीजिए कि बीपी सिंह जब सदन में ये लेकर के आए मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए, तो उनकी ही पार्टी के ओबीसी नेताओं ने भी बीपी सिंह का साथ नहीं दिया और बीपी सिंह की सरकार की क्या दुर्गति हुई आप सब जानते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जिस मुद्दे को लेकर के हम बहुत हवा देते हैं, वो मुद्दा स्वयं को नुकसान पहुंचाता है।
लेकिन फिर भी थोड़ा इतिहास में जैसे पीछे देखें कि जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसकी काट हिंदुत्व के रूप में निकाली और राम रथ यात्रा प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी ने, उसे लगा कि जिस तरह से जातीय विभाजन करने का प्रयास हिंदुओं के अंदर बीपी सिंह ने किया है, उसकी तोड़ हिंदुत्व ही हो सकती है, हिंदू धर्म ही हो सकता है, सनातन ही हो सकती है। और आडवाणी जी उस समय रथ यात्रा निकालते हैं और भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों की पार्टी वो फिर धीरे धीरे 79 सांसद, फिर 175, 76, 183, 186 तक भारतीय जनता पार्टी उस तरह से पहुंचती है। लेकिन 2004 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी ये महसूस करने लगी थी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे के बिना भी वो सत्ता में आ सकती है। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बहुत औंधे मुंह गिरी और वो 130 सीटों के नीचे भारतीय जनता पार्टी रह जाती है और 2004 में कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। उसके बाद 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें भी कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाती। कांग्रेस की और मजबूती के साथ सरकार बन जाती है। 2014 में फिर नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उभारा। तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि जब जब विपक्ष या जब जब एक वर्ग हिंदुओं को जात के आधार पर बांटने की कोशिश करता है, क्योंकि राहुल गांधी को यह समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर अगर किया जा सकता है तो उन्हें अंग्रेजों की जो नीति थी डिवाइड एंड रूल, हिंदुओं को जात के आधार पर ही बांटकर हम सत्ता नसीन हो सकते हैं। इसके सिवाय राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से कोई भी डेंट नहीं पहुंचा पा रहे। अब प्रश्न ये आता है कि राहुल गांधी जाति की राजनीति खेल रहे हैं, लेकिन वो अपनी जाति तो बताएं। पारसियों में, मुझे नहीं लगता, पारसियों का ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, पारसियों में कोई जाति नहीं होती और राहुल गांधी ऑफिशियली पारसी ही है, कम से कम मैं क्लेम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जितनी जानकारी मेरे पास है, राहुल गांधी के जो नाना थे फिरोज गैंडी, वो पारसी थे। अब आप देखिए, राहुल गांधी की 2 बातें, एक तो ये कि ये परिवार गैंडी से गांधी कब बना, फिरोज गैंडी था, उन्होंने अपने आप को फिरोज गांधी कन्वर्ट किया, फिर इंदिरा गांधी। तो ये जो राहुल गैंडी हैं, क्योंकि इनके जो बाबा थे वो फिरोज गैंडी थे, तो फिरोज गैंडी, उसके बाद राजीव गैंडी और फिर राहुल गैंडी, GANDI, गैंडी। तो ये यहां टाइटल का भी जरा घालमेल है कि जो गैंडी से गांधी कब बने, पहला, और दूसरा फिरोज गैंडी, जो फिरोज गैंडी ये पारसी थे। तो ये पारसी बाबा की सनातन संतान दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे आ गया, ये मेरी समझ के बाहर है। दर्शकों, अगर आपको समझ में आता हो कि जिसके बाबा पारसी हो वो बेटा दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे हो सकता है, आप कमेंट में जरूर बताएं। जैसे मेरे बाबा पांडे थे, उस लीगेसी की वजह से मेरे पिता पांडे हुए और उस लीगेसी की वजह से मैं पांडे हुआ। तो फिरोज गैंडी पारसी थे, राजीव गैंडी पारसी होंगे और राहुल गैंडी भी पारसी ही होंगे। अब राहुल गांधी के जो पिता थे वो पारसी थे, मां ईसाई थी, यानी दोनों अगर वंश बेल से देखें, सोनिया गांधी जो गांधी हैं वो ईसाई थी, राजीव गांधी पारसी थे और राहुल गांधी उर्फ राहुल गांधी ये दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हो गए। तो जिसकी जाति का इतना घालमेल है, जिसकी जाति के लिए इनडायरेक्ट पूछने पर वो कहते हैं आप मुझे गाली दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग मुझे कहें कि मैं राहुल गांधी को गाली दे रहा हूं, मैं गैंडी को गैंडी कह रहा हूं। जो इतिहास में साक्ष्य उपलब्ध हैं उसमें फिरोज गैंडी थे, गांधी कब बने वो खुद बताएं। और दूसरा, वो पारसी थे, तो जिसके बाबा पारसी उसका स्वाभाविक है पिता पारसी, और जिसका पिता और बाबा पारसी हो वो स्वयं ब्राह्मण कैसे हो सकता है।
तो इसलिए राहुल गांधी को पहले अपनी जाति क्लियर करना चाहिए, अपना धर्म क्लियर करना चाहिए। क्या वो पारसी ही हैं? क्योंकि वंश वेल परंपरा में राहुल गांधी पारसी हैं, जितनी मेरी जानकारी है। अगर किसी को राहुल गांधी की जाति पता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो राहुल गांधी या राहुल गैंडी जो अपना एक विश्वबन कर रहे हैं भारतीयों को, हिंदुओं को तोड़ने के लिए, उसका जवाब फिर योगी आदित्यनाथ की तरफ से आता है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के लिए, लेकिन एक संकेत है। और एक ये संकेत भी बताता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर 240 सीटें पाने के बाद पुनः जो उसे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बैक बेंचर बना दिया था और लाभार्थी वर्ग और सामाजिक समीकरण को फर्स्ट रो में बैठाला था, अब भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें फर्स्ट रो में लगाने जा रही है, जिसमें एक तरफ हिंदुत्व होगा, एक तरफ राष्ट्रवाद होगा, बीच में लाभार्थी और सामाजिक समीकरण होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने फर्स्ट रो में अपने पिलर सेट कर दिए हैं, जिसमें हिंदुत्व भी है, राष्ट्रवाद भी है, लाभार्थी भी है और सामाजिक समीकरण है। इन 4 पिलर्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दीवार खड़ी करना चाहती है जिस दीवार को तोड़ना मुश्किल हो जाए। जैसे चीन की दीवार बनी थी ना मंगोलों के हमले से, और चीन की दीवार ने मंगोलों के हमलों को काफी हद तक कम कर दिया था। चाइना में उसके बाद फिर बड़ी मात्रा में कोई मंगोल हमले नहीं हुए तो उसी चीन की दीवार से टकरा करके खत्म हो गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक बड़ी दीवार खड़ा करना चाहती है? योगी आदित्यनाथ जी राहुल गांधी के उस जाति विभाजनकारी विचार को हिंदुत्व के विचार से तोड़ना चाहते हैं। ये बात तो सच है, लेकिन क्या तोड़ पाएंगे? देखना यही है, भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी हमेशा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब जब इससे कमजोर हुई है, उसने अपना राजनीतिक जनाधार कमजोर किया है। तो 240 सीटें पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की तरफ पुनः अपना मुंह लगा दिया है, अपनी तोप घुमा दिया है। इसको तोप अक्षर से न लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रूप से अपने आप को अब ये बताने की कोशिश की है कि वो कैसे एक चाइना की दीवार बना रही है, जिसमें जो 4 पिलर्स हैं, जिसमें हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, सामाजिक समीकरण है और लाभार्थी वर्ग है। इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपनी अगली राजनीतिक चाल चलने वाली है और इससे बड़ी बिलबिलाहट आ रही है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के नेताओं को, खासकर अखिलेश यादव को, तो कह रहे हो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो बांग्लादेश के मैटर पर बातचीत ना करें। क्या अखिलेश यादव बांग्लादेश के मैटर पर नहीं बोल रहे हिंदुओं के सम्मान में? तो योगी आदित्यनाथ भी ना बोले? अरे वो किसी विदेशी फोरम में बोले हैं, वो विदेश नीति को निर्धारित करने के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि बांग्लादेश के मैटर में अखिलेश यादव जी कहना चाहते हैं ना योगी आदित्यनाथ बोले, ना वो खुद बोले, ना आलोक पांडे जैसे लोग बोले। अभिव्यक्ति की आजादी सबको प्राप्त है और अखिलेश यादव जी अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हैं, राहुल गांधी अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हैं, वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाति ढूंढने में लगे हैं, तो उनकी बलिहारी है। हमें खड़ा ही होना होगा, हमें संदेश देना होगा कि संपूर्ण विश्व में एक भी हिंदू अगर प्रताड़ित है तो उसकी ड्यूटी भारत सरकार की, भारत के हिंदुओं की है कि कम से कम उसके साथ वैचारिक रूप से खड़ा रहे, कम से कम जहां है वहां से उसके लिए समर्थन की आवाज उठाए। ये तो हम कर सकते हैं हिंदू होने के नाते, इतना हमें करना ही चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर हम संपूर्ण विश्व में सनातन सबसे ओल्ड है उस धारा को हम कमजोर कर रहे हैं। आपने देखा फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत में धरना प्रदर्शन हो जाते हैं। फिलिस्तीन से भारत के मुसलमानों को क्या लेना देना? यहाँ पे धरना प्रदर्शन क्यों होता है? वो लॉजिक वो भी तो उसमें लगना चाहिए कि हमें फिलिस्तीन से क्या लेना देना। फिर यहाँ क्यों धरना प्रदर्शन होता है? फिलिस्तीन से लोगों को भारत की राजनीतिक विपक्षी दलों को लेना देना है, लेकिन बांग्लादेश जो कभी भारत का हिस्सा था, 12 अगस्त 1947 को भारत था बांग्लादेश, 12 अगस्त 1947 को पाकिस्तान था नहीं था, 13 अगस्त को था नहीं था। तो जो भारत भूमि था, जिस भारत भूमि को मादरे वतन को काटकर इस देश के एक मुसलमानों के एक वर्ग ने विभाजित कर दिया था, वहां पर रहे हिंदुओं की बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसीलिए उससे हमें एग्जाम्पल लेना है। योगी जी ने जो कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बात बांग्लादेश में तो लागू होती ही होती है, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती। 1991-92 में आपने देखा नहीं श्रीनगर से हिंदुओं को किस तरह से
बूच किया गया, उन्हें भागना पड़ा, उन्हें रातों रात भागना पड़ा। जब श्रीनगर से नारे लगते थे कि प्रॉपर्टी और अपनी बहन बेटियों को छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग जाओ। ये भारत के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी राष्ट्र में हो चुका है। हमें बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर के उस हिस्से पर हमने देखा और सुना है। अगर आपने नहीं देखा तो द कश्मीर फाइल देख लीजिए। अगर वो भी उससे भी भरोसा नहीं हो रहा है तो बांग्लादेश फाइल आपके आंखों के सामने लाइव चल रही है, वो देख लीजिए। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ? इसीलिए योगी जी का जो बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस बयान में अपने निहितार्थ हैं। जो निहितार्थ बांग्लादेश में दिखाई दे रहे हैं, जो निहितार्थ पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं, जो निहितार्थ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जम्मू कश्मीर के कश्मीर में दिखाई दिए, और जो निहितार्थ कल एक मैं न्यूज देख रहा था न्यूज 18 में कि केरला में खुलेआम कुछ लोग जुलूस निकाल रहे हैं और धार्मिक विद्वेष भरे नारे दे रहे हैं। केरला में मंदिरों को और हिंदुओं को बहुत बुरी नारों के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। ये केरला में हो रहा है। तो इसलिए इस समय हिंदुओं को उस योगी जी के नारे के साथ होना ही पड़ेगा। यही हिंदुओं की नियति है कि आप जात के विद्वेष से बाहर निकलें, हिंदू बने। नहीं तो वो स्थिति जो बांग्लादेश में हुई है, वो स्थिति जो पाकिस्तान में हुई है, वो स्थिति जो भारत के एक हिस्से में हिंदुओं के साथ कत्लेआम हुआ था, वो स्थिति फिर संपूर्ण भारत में भी आ सकती है। हिंदू कमजोर हो सकता है। इस बात का भी हिंदुओं को ख्याल रखना होगा। ये निहितार्थ है योगी आदित्यनाथ जी के कहने का। जो मैं उनके वचन है या जो उनके कथन है, उस कथन को और जो सारे लोगों का मैंने कल से आज तक बहुत सारे विश्लेषण सुने, मैंने समझा, उस विश्लेषण का अपने लेवल पर जो विश्लेषण मैं निकाल के ला पाया वो यही है कि अगर आप जात के आधार पर बटेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र कमजोर होगा, हिंदू कमजोर होगा। इसलिए दोस्तों, इस समय बटने का नहीं, एक होने का समय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।